हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी comprising liberalization, globalization and privatization has brought about many changes in the Indian economy. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इसके आने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस आए थे। Economic reforms initiated since 1991 have resulted in improving the performance of various sectors of the Indian economy. 1991 में रिफॉर्म्स आने की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो कई सेक्टर्स थे उसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई। सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एज फॉलोज। कुछ जो अचीवमेंट्स है वो फॉलोइंग पॉइंट्स में दी हुई है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। नंबर वन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नंबर वन, हायर ग्रोथ रेट्स। The new economic policy has played an important role in stepping up growth rate of the Indian economy in recent years. तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके कई सालों तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी पिक्ड अप फ्रॉम 5% इन 1991 टू अबाउट 10% इन 2007 एंड 8। तो 5% से 10% पे आ गई। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ फिनोमिनल growth rate of around 7.5% per annum during the period of about 2 decades between 2000 and 2018। बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो 2000 से लेकर 2018 तक तकरीबन 7.5% पर एनम की ग्रोथ रेट से हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ी। इंडियन इकोनॉमी डेवलप की। इंडिया टुडे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी of the world with GDP growth rate of 8.2% in 2016-17। इसमें 16-17 में 8.2% थी। GDP growth rate decreased to around 7% in 2018-19। However, the growth rate of Indian economy slowed down in 2019-20 with GDP growth moderating to 4.1% due to global financial crisis and protectionist tendencies of China and USA। हमारी ग्रोथ रेट 2017-18 से थोड़ा सा कम कम होती जा रही है क्योंकि जो चाइना और यूएसए उनकी जो पॉलिसीज है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं रही। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है कोरोना आ गया तो बैंड भी बज गई थी। दिस इज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। हाउएवर जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज फ्रॉम 16,000 in 1991 to 94,950 in 2019-20। that is about 6-fold increase। जो हमारी जीडीपी पर कैपिटा थी कि पर बंदा कितने का काम करता है, वो 16,000 के करीब का काम करता था जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो अब वो बढ़ के 94,000 हो गई है। बट इसका डीमेरिट ये भी कह सकते हैं कि भाई इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा है। ठीक है ना, ये तो एवरेज है। इंडियन इकोनॉमी हैज बीन अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, ग्रोथ रेट काफी मतलब इसका बेटर है। इंडिया emerged as a world's fifth largest economy with a GDP of 2.9 trillion dollars in 2019। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 3.1 या 2 के आसपास चल रही है। ठीक है, और इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है फेयर डाटा सामने लेके आती है तो ऑपोजिशन कह देते हैं ये फेयर डाटा नहीं है। तो मतलब इस टाइप के चक्कर चलते रहते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने कहा था, करंट गवर्नमेंट ने, कि हम इसको $5 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। Indian economy is set to contract by 7.7% in 2021 due to the impact of COVID-19 induced lockdown, with the crucial services and manufacturing sectors taking a massive hit। 2020-21 में कोरोना आ गया था तो आपको पता है जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपैंड होने की बजाय 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। दिस विल बी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी इन ओवर 4 decades since 1979-80। 79-80 के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन पहली बार देखी गई थी। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। इट इज ऑल्सो द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी सिंस 1950-51। जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद की अगर देखें तो ये रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन थी। ऐसी कॉन्ट्रैक्शन कभी भी नहीं हुई। द क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.4% while construction sector recorded a negative growth rate of 12.6% and hotels, transport, communication services are estimated to decline by a record 21.4% in 2020-2021। तो सिंपल वर्ड्स में डाटा दिया गया कि कैसे कैसे कौन कौन से सेक्टर ने जो है
क्या कहते हैं, कौन कौन से सेक्टर ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई थी, कितने कितने परसेंट जो कंसर्न सेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें डाटा लिखना जरूरी है। सेकंड, अनइवन स्प्रेड ऑफ लिबरलाइजेशन। Liberalization made a big impact on Indian economy, but the one that was not evenly spread out. Simple words में liberalization आई, मगर सारे सेक्टर्स में बराबरी से नहीं आई। फ्रीडम मिली, मगर इतनी भी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिली, कई सेक्टर्स में ज्यादा मिल गई, कई सेक्टर में नहीं मिली। Inequalities in income and wealth have widened ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन का पीरियड था, इसमें इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई। अमीरों के पास ज्यादा चांस थे, उन्होंने और ज्यादा कंपनियां खोल ली। While the share of high income earners increased, the share of poor persons fell. अमीर और ज्यादा अमीर हो गए और गरीब गरीब हो गए, यही चीज लिखी है। Similarly, inequalities of wealth have increased since liberalization. While the share of high income earners increased, the share of poor persons fell. वही वाली बात मैंने लग रहा है दोबारा लिख दी, यहां से मैंने दोबारा लिख दी लाइन, ठीक है, फेल तक, ठीक है, फेल तक। सिमिलरली ये भी लाइन मैंने दोबारा लिख दी, लग रहा है मैं मैच देख रहा था उस टाइम पे। लिबरलाइजेशन तक, यहां तक ये लाइन रिपीट हो गई, ठीक है। While the share of top 10% Indians has increased from 34% in 1990 to 56% in 2019-20, जो इंडिया के जो टॉप 10% रिच हैं 1991 में, उनके पास पूरे इंडिया का जो जीडीपी है, या जो पूरे इंडिया में जो शेयर है नेशनल इनकम का, उसका 34% था, जो बढ़ के 56% हो गया। इससे पता लगता है इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है। द शेयर ऑफ बॉटम पर्सन्स has decreased from 22.2% to 4.7%। जो बॉटम के पर्सन हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनका जो शेयर था, जो 22.2% होता था, वो 4.7% ही रह गया है। दस रिच हैव बिकम रिचर नाउ एंड सच लिबरलाइजेशन सिंस लिबरलाइजेशन नंबर ऑफ मिलियनियर्स हैज शॉट अप फ्रॉम 50 in 2001 to 263 in 2019। सॉरी, ये भी दिखाता है डाटा कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, और जो मिलीनियर्स हैं, जो पहले 2001 में 50 होते थे, अब 263 हो गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन हैव नॉट बीन इक्वली स्प्रेड आउट अक्रॉस द स्टेट्स। स्टेट्स को भी इसका कई फायदा नहीं हुआ, कई स्टेट्स ज्यादा डेवलप हो गई, कई स्टेट्स पिछड़ी हुई रहेगी। इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली हैव अचीव्ड अ हायर ग्रोथ रेट देन द पुअर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स लाइक राजस्थान, ओडिशा, यूपी, असम, जेएंडके, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो कुछ स्टेट्स को फायदा हुआ जो मैंने लिखा हुआ है, और कुछ को मतलब इतना फायदा नहीं हुआ, वहां पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव आल्सो अचीव्ड अ लोअर ग्रोथ रेट, दस द रिच स्टेट्स हैव बिकम रिचर, एंड जो इनके बीच में गैप था पुअर और रिच स्टेट का, वो लगातार बढ़ता चला गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है अ स्टिमुलस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन के आने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टिमुलस मिला, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इज मच बेटर देन ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड 1991 के बाद काफी अच्छा रहा, जो कि 1991 की पॉलिसी से पहले इतना अच्छा नहीं था। द period immediately following the economic reforms was marked by a low growth rate of industrial output, an average annual rate of 6% between 1990 to 2000। अगर 90 से लेकर 1990 से 2000 के बीच में देखें, तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो 6% रही। हाउएवर द स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज अ ट्रांजिशनल फिनोमिना। ये एक ट्रांजिशनल फिनोमिना था, हमारी इकोनॉमी जो हुई थी ट्रांजिशनल फेज में थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ वेरी हाई ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 8% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2004-5 and 2016-17 and about 7% in 2018-19। तो उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो ग्रोथ रेट 8% भी रही है 2004-5 से लेकर 16 तक, और 2018-19 में 7% रही। दिस दिस allows लिखना था, रुको 2 मिनट। दिस allows fear that this always, यहाँ पे ये आना था, this always, this all, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, तो वो नहीं आता था। This all shows that the fears that once Indian economy opens up, the industrial sector will not be able to withstand with the competition from
द अदर कंट्रीज। ये हमें ये शो करता था, जो हमारा फियर था कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी तो हमारी इकोनॉमी का बैंड बच जाएगा। समझ गए बात? तो ये जो फियर था वो खत्म होता रहा आस्ता आस्ता। बट द इंडस्ट्रियल सेक्टर शोड अ लो ग्रोथ रेट ऑफ 0.3% इन 2019-20 ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना तेजी से हमारा ग्रो नहीं हुआ। द सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.4% ड्यूरिंग 2021 ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, जो कोविड के टाइम पे आया था। तो डाटा लिखना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में मेनली डाटा ही होगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कॉम्पोजिशन चेंज होगी। पोस्ट रिफॉर्म में क्या था? द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज बीन करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम की कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती गई। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज या allied सेक्टर इन national income decreased from 29% in 1990-91 to 14.6% in 2018-19। ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में जो पहले हिस्सेदारी होती थी 29% की 1990-91 में, वो कम होकर 14.6% रह गई। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द अदर हैंड शोड अ स्टडी इंक्रीज फ्रॉम 24% in 1990-91 to 31% इन 2018-19। बल्कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन 24% से बढ़ के 31% हो गया। Importantly, the share of the tertiary मतलब सर्विस सेक्टर increased significantly। जो 42% होता था 1990-91 में, वो बढ़ के 54% हो गया 2018-19 में। Thus, the service sector has registered a large and consistent growth in the post-reform period। सर्विस सेक्टर हमारा काफी अच्छा काम कर रहा है। This reflects the structural transformation of the Indian economy। Structural transformation मतलब ढांचा चेंज हो गया। जो एग्रीकल्चर टाइप की इकोनॉमी थी वो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर टाइप की बन गई। उस टाइप की बातें आपने इस पॉइंट में लिखनी थी। नेक्स्ट आ जाता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में क्या क्या हुआ वो बताएंगे। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड showed a remarkable increase in the saving and investment, gross domestic savings as promotion of GDP, as proportion, sorry promotion मैं बोल गया कि gross domestic saving as proportion of GDP increased from about 23% in 1990-91 to over 38% in 2012-13। मतलब सेविंग की जो परसेंटेज है जीडीपी की वो 23% से बढ़ के 38% हो गई। ठीक है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 26% in 1991 to about 34.3% in 2012 and 13। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन असाइंड अ मेजर रोल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया और एज अ कंसिक्वेंस इसकी वजह से द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 57% जो 1991 में था टू अबाउट 76% इन 2018-19। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ गई मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। हाउएवर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ डोमेस्टिक savings has decreased in the recent years to the level of 32.3% and 30.5% respectively in 2018-19। तो देखा गया तो कुछ टाइम पिछले टाइम में थोड़ा बहुत ये कम हुई है और कोरोना के टाइम पे काफी कम हो गई थी। उसके बाद इकोनॉमी ने फिर से मूव अप करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हायर ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है उसका भी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा रहा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। Foreign trade has become an important driver of the Indian economy during the 3 decades of global economic integration। जो 3 decades का जो टाइम था इसमें फॉरेन ट्रेड ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। The value of India's exports and imports has increased considerably since 1991। तो हमारी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, मगर इतनी भी नहीं बढ़ी जितनी वर्ल्ड में और कंट्रीज की बढ़ी। ठीक है ना। द ट्रेड फ्लोज हैव एक्सपेंडेड ओवर द इयर्स। हमने काफी ट्रेड फ्लोज काफी एक्सपैंड कर दिए। कंट्रीज में अपना सामान बेचना भी शुरू कर दिया, बाकी कंट्रीज में और खरीदना भी शुरू कर दिया। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स jumped from 9% in 1990-91 to 22% in 2011-12। जो हमारा एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ रेट था वो 9% था 90s में, जो कि 2011-12 के पास 22% हो गया। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंपोर्ट्स was significantly higher at 32% in 2011-12 as against 13% in 1990-91। तो इंपोर्ट्स भी हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो पहले 13% चलते थे 90s में वो बढ़ के 32% हो गए 2011-12 में। द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ मच ओपन देन इट वाज
बिफोर 1990। अब सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो चुकी है। दिस शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर। इसे फॉरेन ट्रेड सेक्टर में सिग्निफिकेंट चेंजेस मिले। वन way to measure the extent to which the Indian economy is globalized is through the share of total trade in GDP. In 2014-15, India's total trade was equivalent to about 50% of its GDP as against only 17% of GDP in 1990। ये डाटा भी है कि 2015 में 50% जो जीडीपी का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहा था, ठीक है, जो कि 1990 में 17% था। दिस शोज द ग्रोथ ऑफ इंटीग्रेशन, दिस शोज ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इससे पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है, मिलती जा रही है। However, the growth rate of international trade has slowed down considerably in recent years, जो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है कुछ ईयर्स में बिटवीन 2013-14 एंड 15-16 ड्यू टू वर्ल्ड वाइड रिसेशंस। द ग्रोथ रेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड picked up again in 2016-17, 17-18 and 18-19 due to the revival of world economy, but it slowed down again, जो negative growth rate हुई थी due to the slowing down of growth rate of the global economy and protectionist policy of China and USA, coupled with a number of domestic industries demanding more protection as they were willing to compete with imports of the domestic market। तो पिछले कई टाइम में हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है, क्योंकि जो हमारा सामान पहले चाइना और यूएसए में बिकता था, उन्होंने अपने कंट्रीज को बचाने के लिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लेके आए, जब हमारा सामान अब वहां पे कम बिकता है, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा ट्रेड में नहीं रह पाई। एज अ रिजल्ट, द टोटल ट्रेड as a percentage of GDP declined below 39% in 2019 and the lowest in the 2 decades। पिछले 2 decades में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो जो लोएस्ट थी 2019 में 39%, मतलब जीडीपी जितना भी है उसका 39% जो है वो ट्रेड से आया हमारे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़ गया। अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस हैज बीन मेड, a significant process बोल गया मैं, a significant progress has been made in the expansion of infrastructure facilities during the post reform period। The installed capacity of electric generation increased from 264.3 billion kilowatt hour in 1990-91 to 1363.5 billion kilowatt hour in 2019-20। दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 5 times। तो पहले जितनी हम बिजली किलोवाट आवर में बना पा रहे थे उससे 5 गुना अब ज्यादा बना पा रहे हैं। डेटा मैंने लिख दिया है। द रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज, जो इंडियन रेलवेज की जो रूट लेंथ थी वो मॉडरेट अमाउंट से इंक्रीज हुई है, फ्रॉम 62,400 किलोमीटर इन 1990-91 टू 67,600 किलोमीटर इन 2019-20। हाउएवर, द रूट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज इंक्रीज्ड from 10,000 किलोमीटर टू 39,900 किलोमीटर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो अगर 19 तक देखा जाए तो जो रेलवेज थी वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी, बट चक्कर ये कि जो 10,000 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे की जो लाइन थी वो इंक्रीज हो गई 39,900 किलोमीटर पे हो गई। मतलब बिजली से ट्रेनों को चलाने के लिए जो है काफी ज्यादा जो जो है वो उसकी काफी ज्यादा वो बढ़ा दी, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए। India's road network increased by more than 2.6 times from 23.3 lakh kilometer in 1990-91 to 62.6 lakh kilometer। यहाँ पे मैं लैक लिखना भूल गया, लैक LAKH, ठीक है, lakh kilometer in 2019-2020। The progress of communication services जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी ज्यादा जो कम्युनिकेशन टेलीफोन वगैरह इसमें भी काफी इंक्रीज आया है, ठीक है। टेलीफोन टेक्नोलॉजी हैज अंडरगोन अ रेवोल्यूशनरी चेंजेस सिंस 1995। टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades। आपको पता है फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई, ये भी काफी ज्यादा बूम पीरियड पे ये सेक्टर भी चला गया। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना with 1148 million cellular subscribers and 776 million internet subscribers in 2020। इंडिया जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया आ जाता है। तो इसमें बता दिया कि इतने इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इतने इतने मिलियन लोगों के पास सेलुलर फोन है। टेलीकॉम सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स विद अ शेयर ऑफ 89% इन 2020। जो टेलीकॉम सेक्टर इसमें प्राइवेट बंदे बहुत हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होती है, कंपटीशन होता है, लोगों को सस्ते में ये सर्विसेज मिलती हैं। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया हैज मेड एन इंप्रेसिव ग्रोथ
with a network of 1.5 lakh branches in 1920-21। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से और ज्यादा हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फायदा क्या हुआ, इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से एजुकेशन हेल्थ इंडिकेटर्स भी बेटर हो गए। एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स have shown a significant improvement। कैसे? Indian today are not only wealthier but also more educated and healthier। तो अमीर तो हैं ही हैं मगर हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं। लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 48.2% इन 1991 टू 76% इन 2019 एंड 20। तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ी है। दस 3 of the 4 इंडियंस आर लिटरेट नाउ, मतलब 4 में से 3 लोग तो पढ़े लिखे मिल जाते हैं आजकल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी पहले से बेटर हुई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहले कहाँ 30s की लाइन में चल रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, अब 69.3% चल रही है, ठीक है। 69.3% चल रही है। ये मैंने ये डाटा गलत लिखा है, ठीक है, ये डाटा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो है 69.3% हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें कितनी थी ये डाटा मैंने गलत लिख लिया, मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, मगर पहले से बेटर हुई है, 53-54 हो सकती है। दस इंडियंस नाउ लिव 10 ईयर्स मोर एज कम्पेयर टू दिस। अगर 10 ईयर्स है तो यहाँ पे 59 पॉइंट होगा, 59.3, क्योंकि 10 साल का हिसाब किताब है। तो चेक कर लेना ये आप लेटेस्ट डाटा। तो इस पॉइंट में ये लिखा है कि भाई हम पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो गए और हेल्दियर हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो हमारे क्राइसिस थे 1991 में, वो क्राइसिस भी खत्म हो गए। इंडियन इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ड्यूरिंग 1990-91 बिकॉज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गई थी, जो भी हमारे पास पैसा था वो सारा का सारा इंपोर्ट करने के चक्कर में बाहर चला गया, तो फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस काफी ज्यादा आ गए थे। बट द बैलेंस ऑफ पेमेंट has shown significant improvement during the post-reform period. As a result, India's foreign exchange reserves have increased rapidly. तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज तो अपने आप ही बढ़ेंगे ना, रिजर्व्स। द रिजर्व स्टूड एट द लेवल ऑफ $477.8 बिलियन, जो यूएस डॉलर्स की बात हो रही है, एट द end of March 2019 as against only $2.2 billion in June 1991. In 1990-91, the foreign exchange reserves were enough to finance the import of 2.5 months only. But in 2018-19, the country's foreign exchange reserves were adequately to pay the imports of 11 months. एक टाइम आया था कि सिर्फ 2.5 महीने के रह गए थे, और कुछ लोग तो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था 1990s में जिसमें सिर्फ 11 दिन के इंपोर्ट कराने के हमारे पास डॉलर रह गए थे। बट अब सिग्निफिकेंटली हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स पहले से बेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से काफी ज्यादा एफडीआईज आई हैं। वेरियस रिफॉर्म्स इन एफडीआई सेक्टर हैव लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज into India. इंडिया में काफी ज्यादा एफडीआई आ गई। एफडीआई in India has increased significantly since 1991. It has increased from 1.3 billion US dollars in 1990-91 to 56 billion dollars US dollars in 2019-2020। तो ये बताया पहले 1.3 बिलियन थी यूएस डॉलर में 90s में, और अब जो 1920 का जो देखा जाए 2019-20 में 56 बिलियन डॉलर है। द एफडीआई एज proportion of GDP increased from less than 0.05% of GDP in 1990-91 to 1.6% of GDP in 2019-2020। तो पहले हमारा जीडीपी का 0.05% ही हिस्सा एफडीआई से आता था और अब 1.6% आता है, ठीक है। आफ्टर द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर 2014, 12 निकल गया गलती से मुंह से, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैंपेन, देयर हैज बीन अ लार्ज इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च किए, इसकी वजह से एफडीआई लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया हैज बिकम द 5th मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई इन 2019। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंडिया में आती हैं और एफडीआई करती हैं, अपनी कंपनीज खोलती हैं। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी चेंजेस एज वेल एज इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इसकी वजह से पता लगता है कि जो क्लाइमेट है वो भी पहले से बेटर हो गया और लिबरलाइज सिस्टम इंडिया में आ गया है। 11th point, overseas investment by Indian companies. A significant recent development in is that Indian companies have also started undertaking overseas investment. यहाँ की कंपनी भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं। Overseas investment by Indian companies picked up recently from $0.7 billion in 2001 to $12.9 billion in 2019. The biggest foreign investment was done by petroleum, real estate, textile, telecom, and
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर स्पीड में कोई वो क्या कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं काफी स्पीड में लिख रहा होता हूँ, तो आप वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। द पब्लिक सेक्टर वाज इनिशियली कंसिडर्ड एज इंजन ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। शुरू में 1990s में देखा गया कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही ग्रोथ करनी है। द प्री रिफॉर्म फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया गया प्री रिफॉर्म पीरियड में। द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एटसेट्रा इंक्रीज इनिशियली। शुरुआत के दौर पे जब प्लानिंग शुरू हुई तब पब्लिक सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ावा आया और इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी हुई और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बट द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैज ग्रेजुअली रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1991 की पॉलिसी के आने की वजह से प्राइवेटाइजेशन को एनकरेजमेंट मिली और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया। द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी डिक्रीज फ्रॉम 22% इन 1991 टू 20% इन 2011-2012, ठीक है। 2011-12 में जो इसका रोल है वो काफी ज्यादा कम कर दिया गया। सिमिलरली द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज फ्रॉम 43% इन 1990-91 टू 24% इन 2017-18। तो इन्वेस्टमेंट्स भी इसकी कम हो गई। अब कंक्लूड करते हैं इसको। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस बोथ एग्रीगेट एंड स्ट्रक्चरल इन द इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट चेंजेस लाए गए, काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए इंडियन इकोनॉमी में 1991 के बाद। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एंड देयरआफ्टर हैव डेफिनेट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रहे। वो तो आपको पता ही है कि भाई हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, वगैरह वगैरह। इंडियन इकोनॉमी नाउ इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन emerging इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी को emerging इकोनॉमी के तौर पे देखा जाता है। However, it must be noted that new economic policy has not been able to resolve the problems facing Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं। कई प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। It has failed to reduce the poverty, inequality of income and employment. तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, पॉवर्टी अभी भी है, inequalities of income अभी भी हैं, ठीक है। The trend of India's export and imports and FDI shows considerable changes in the external sector front. इंडिया का जो हम फॉरेन ट्रेड देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा देखते हैं, एफडीआई का देखते हैं, तो उसमें तो काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। इट शोज इंडियाज ग्लोबलाइजेशन। ये सारा डाटा शो करता है कि जब ट्रेड बढ़ गया तो इंडिया एक ग्लोबलाइज तरीके से आ गई ना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, however, the extent of India's globalization so far is insignificant. इतना भी ज्यादा कोई बड़ा चढ़ा के सामने नहीं आया। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द लोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया में जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो वर्ल्ड में लोएस्ट के आसपास है, ठीक है ना। कैसे, थोड़ा डाटा मैं दूंगा इसके लिए। डिस्पाइट ऑल द बिग टॉक्स, इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द लोएस्ट ग्लोबलाइज्ड economy among the major countries of the world. India's share in world export in 2018, for instance, was meager 1.6% as against 10%, 10.3% of China. चाइना अपने जो पूरा वर्ल्ड है उसका 10% एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं उसका सिर्फ 1.64%। ये तो बहुत कम है, बल्कि पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। सिमिलरली, इंडियाज शेयर इन एफडीआई in 2018 was only 2.1% as compared to 8% in China and 3.7% in Brazil. इंडिया में जो एफडीआई आई 2018 के डाटा के हिसाब से वो सिर्फ 2.1% आई, जो पूरे वर्ल्ड में एफडीआई हुई डिफरेंट जगह पे, बल्कि 8% चाइना में आई और 3.7% ब्राजील में आई। तो इससे पता लगता है कि हमने परफॉर्मेंस पहले से तो बेटर की है, मगर इतनी भी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही कि हम इसी को लेके बैठे रहें। हमें अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।